शादी के 5 साल तक वो पेट से नहीं हुई। अच्छा इलाज कराने का पैसा जुटाने उसके पति विदेश चले गए। उनके जाने के 1 साल बाद उसके भाई का बेटा उसके साथ रहने आ गया। वो उसकी उम्र का था और उसके आने के 1 महीने बाद ही वो पेट से हो गई। लेकिन कैसे? जब वो गुस्से में उसके कमरे में गई तो दंग रह गई। वो ऐसी किताबें पढ़ रहा था जिनकी तस्वीरें देख ही उसे शर्म आ गई और उनमें जो गंदगी परोसी गई थी उसे पढ़कर तो कोई भी अपना आपा खो दे और अपनी हद पार कर दे। उसका नाम रीता है। उसकी शादी को 5 साल गुजर गए थे पर अभी तक उसके घर में बच्चे की कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। शादी के 5 साल तक उन पति पत्नी ने अपना खूब इलाज भी करवाया पर कोई खुशखबरी नहीं मिली। अपनी यह हालत देखकर कभी कभी उसके दिल में एक ख्याल आता कि कहीं वो बांझ तो नहीं है। खैर अब तो जो था वह था ही। काफ़ी इलाज के बाद जब उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला तो डॉक्टर ने उन्हें आईवीएफ की सलाह दी पर आईवीएफ करवाने में खर्चा बहुत आता था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आईवीएफ करवा सके। इसीलिए एक दिन उसके पति ने कहा कि हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है और हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए मुझे नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ेगा। वो अपने पति को विदेश जाने नहीं देना चाहती थी क्योंकि उनके जाने के बाद वो अकेली हो जाती। उसके पति अपने माँ बाप के इकलौते थे और उसके सास ससुर इस दुनिया में नहीं थे, इसीलिए वो अपने पति के साथ अकेली रहती थी। वह तो शुक्र था कि उनका घर शहर में था और खुद का था। उनके जाने के बाद वो घर में एकदम अकेली हो जाती। लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान को क्या कुछ करने को मजबूर नहीं कर देती। मजबूरन पैसों के लिए उसके पति को अपना देश छोड़ विदेश जाना ही पड़ा। वह तो आस पड़ोस के लोग अच्छे थे जिनकी वजह से उसे अकेलापन महसूस नहीं होता और उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो पड़ोसी उसकी मदद भी करते थे। उसके पति का नाम राहुल था। राहुल को विदेश गए हुए 1 साल गुजर गया था। एक दिन अचानक उसकी भाभी का फोन आया। उसकी भाभी उससे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। उनके बच्चे लगभग उसकी उम्र के थे। उन्होंने उससे कहा कि मेरा बेटा आर्यन पढ़ाई के लिए शहर आ रहा है। कुछ लोगों ने मुझे आर्यन को हॉस्टल में रखने की सलाह दी है पर मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हें और तुम्हारे पति को कोई ऐतराज ना हो तो मेरे बेटे आर्यन को तुम अपने पास रख लो क्योंकि हॉस्टल का खर्च भी ज़्यादा है और हॉस्टल में रहने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तुम्हारे पास रहेगा तो सुरक्षित रहेगा और तुम तो उसकी बुआ हो तो वह तुम्हारे साथ रहेगा तो मुझे उसकी फिक्र भी नहीं होगी। आर्यन के आने की खबर सुनकर वो बहुत खुश हुई। उसे अपने पति की इजाज़त की ज़रूरत थी। जब यह बात उसने राहुल को बताई तो उन्हें भी इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने तो कहा कि तुम अकेली रहती हो, आर्यन आ जाएगा तो तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और मैं भी सुकून से यहाँ पर काम कर पाऊँगा। जब उसे राहुल की तरफ से इजाज़त मिल गई, यह बात उसने अपनी भाभी को बताई। वह भी बहुत खुश हुई। अगले 2 दिनों में ही आर्यन उनके साथ रहने आ गया। आर्यन के आ जाने से उसे घर में अच्छा लगने लगा, नहीं तो राहुल के जाने के बाद तो यह पूरा घर उसे काटने को दौड़ता था। आर्यन बहुत अच्छा था। वह उसका बहुत ख्याल रखता था। कभी कभी जब उसकी तबीयत खराब हो जाती तो कहता, बुआ तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम आराम करो और मैं घर का सारा काम कर लूँगा। कुछ दिनों के बाद से आर्यन हर रात उसे चॉकलेट वाला दूध बनाकर देने लगा। वो दूध पीती और सो जाती और जब सुबह सोकर उठती तो उसे बहुत ही सुकून मिलता। उसने आर्यन की तारीफ करते हुए हंसकर कहा, आर्यन तुम तो बहुत अच्छा दूध बनाते हो, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है और सुबह को फ्रेश फ्रेश लगता है। इस बात पर हंसते हुए आर्यन कहता है, बुआ ये मेरे हाथों का कमाल है। मैं आपके लिए इतने प्यार से दूध बनाता हूँ कि आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। उसकी इस बात पर उसने हंसते हुए कहा, अच्छी बात है, तुम्हारी शादी जिस लड़की से होगी वह बहुत खुश नसीब होगी क्योंकि तुम उसका बहुत ख्याल रखोगे। आर्यन कहने लगा, फिर तो मुझे मेरी बीवी बिल्कुल
आपकी तरह ही चाहिए, आपकी तरह ही चाँद सी खूबसूरत। उसने कहा, बिल्कुल, तुम अच्छे हो तो तुम्हें बीवी भी ऐसी ही मिलेगी। आर्यन बोला, यह ज़रूरी नहीं है कि मैं दिखने में अच्छा हूँ तो मुझे बीवी भी ऐसी ही मिले। फिर एकदम से आर्यन कहने लगा, बुआ जी, वैसे आपको भी मेरे जैसा ही कोई हैंडसम पति मिलना चाहिए था। फूफा जी आपके आगे बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। उसने कहा कि उनका रंग भले ही दवा है पर वह स्वभाव के बहुत ही अच्छे हैं और मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि मैं उनके साथ खुश हूँ। इसके बाद आर्यन उसे अपने कॉलेज की बातें बताने लगा। वह उससे अक्सर ढेर सारी बातें करता और वो उसके कॉलेज के किस्से सुनकर उसकी बातों पर खूब ठहाका मार कर हंसती। आर्यन उससे कहता, बुआ आप मेरी बुआ से ज़्यादा मेरी दोस्त जैसी हैं। एक दिन अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। आर्यन घर पर नहीं था, इसीलिए उसे अकेले ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा। पर डॉक्टर के पास जाने के बाद जो बात उसे पता चली उसे सुनकर तो उसके होश उड़ गए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर के मुंह से प्रेगनेंसी की खबर सुनकर वो हक्की बक्की रह गई थी कि आखिर यह सब कैसे हो सकता है। उसने डॉक्टर से कहा कि लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। डॉक्टर ने उसके सामने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट रखते हुए कहा, क्यों, अभी तक तो आप इसी चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही थी और जब प्रेग्नेंट हो गई हैं तो खुश होने की जगह उल्टा परेशान हो रही हैं। अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखकर तो वो बदहवास सी खड़ी थी। उसे नहीं पता था कि शादी के इतने दिनों बाद उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। रिपोर्ट देखकर उस वक्त उसने डॉक्टर से कुछ नहीं कहा। रिपोर्ट लेकर वो डॉक्टर की क्लिनिक से बाहर निकल आई पर उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसके और आर्यन के अलावा उस घर में तीसरा और कोई नहीं था। फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। यह सब सुनकर ना चाहते हुए भी उसका दिमाग आर्यन की तरफ जा रहा था। फिर भी उसका दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था कि आर्यन उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। वह तो उसके सगे भाई का बेटा था, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसका दिल इस बात के लिए गवाही ही नहीं देता पर हकीकत तो उसके सामने थी। यही सब सोचते विचारते वो अपने घर पहुंच गई। घर जाते जाते शाम हो गई थी। आर्यन घर पर आ गया था। उसने दरवाजे का डोरबेल बजाया तो आर्यन ने दरवाज़ा खोला। वो उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, बुआ कहाँ चली गई थी आप? मैं आपके लिए कब से परेशान था, फ़ोन लगा रहा था मैं आपको, लेकिन आपका मोबाइल तो स्विच ऑफ बता रहा था। वो घर के अंदर आई तो वह उसके पीछे पीछे आता हुआ यह सारी बातें कह रहा था। उसने उसे चाय का पूछा पर उसने उसकी एक भी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे एक आंख भी नहीं भा रहा था। उसे उससे नफरत होने लगी थी। आर्यन ने कहा, बुआ आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। यही कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को दराज में रख दिया और अपने बेजान वजूद को लेकर वो बिस्तर पर बैठ गई। उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी क्योंकि आर्यन उसके सगे भाई का बेटा है। वो उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी और आर्यन के पापा सबसे बड़े थे। जब आर्यन के पापा की शादी हुई तो उस वक्त उसकी उम्र 8 साल थी और जब आर्यन पैदा हुआ तब वो 10 साल की थी। उसे अपने भाई की परवरिश पर बिल्कुल भी शक नहीं था, लेकिन जो रिपोर्ट उसके हाथ में थी उससे सारा शक आर्यन पर ही जाता था क्योंकि उसके और आर्यन के अलावा घर में कोई तीसरा था ही नहीं। वो अपना सर अपने हाथों में लेकर बैठ गई। फिर उसे याद आया कि पिछले कई दिनों से आर्यन उसे दूध बनाकर देता है और उसे बहुत अच्छी नींद भी आती है। क्या आर्यन दूध में उसे नींद की दवाइयाँ देता है? और उसके सोने के बाद यह सब सोचते सोचते वो फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते सोच रही थी क्या सगे रिश्ते इतने मतलबी होते हैं कि उन्हें अपनी इच्छा पूर्ति के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता। वो उसके बारे में ऐसा
कैसे सोच सकता था? उसका दिल इस गुनाह के लिए राजी कैसे हो गया? वो बस रोए चली जा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह सब जानने के बाद उसके ऊपर क्या बीत रही थी, इसका अंदाजा कोई लगा भी नहीं सकता था। उसे याद आने लगा कि कैसे बचपन में वो आर्यन को अपनी गोद में खिलाया करती थी और वह अपनी तोतली जुबान से उसे बुआ बुआ कहकर पुकारता था। उसकी तोतली आवाज में बुआ सुनकर वो खूब हंसती थी। यहाँ आने के बाद उसे देखकर उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि वह उसके साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। वो इसी सोच में गुम थी कि तभी आर्यन उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए अंदर आ गया। उसने देखा कि उसके हाथ में दूध का गिलास था। वह उसके लिए चॉकलेट वाला दूध बनाकर लाया था। वह बड़े ही नॉर्मल अंदाज में बेड पर आकर बैठ गया। उसके बेड पर बैठते ही वो घबरा कर खड़ी हो गई, जैसे ना जाने वह उसके साथ क्या कर देगा। उसका यह बर्ताव देखकर उसने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या बात है बुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सब ठीक तो है? यह लीजिए, दूध पी लीजिए और आराम करिए। आर्यन ने दूध का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। उसने दूध का गिलास लेकर साइड की टेबल पर रख दिया और उसे सख्त लहजे में कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे नींद आ रही है। उसके सख्त लहजे से वह थोड़ा सा घबरा गया। उसने पूछा, क्या बात है बुआ, आप इस तरह से क्यों बोल रही हैं? उसकी हरकत देखकर उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद यह उसके सामने कैसे नाटक कर रहा है। उसकी हरकत देखकर रीता ने सोचा कि वो उसके मुंह पर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देकर उसे एक थप्पड़ मारे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। उसने अपने गुस्से को संभालते हुए कहा कि तुम जाओ, मैं सोना चाहती हूँ। उसके इतना कहने पर वो उठकर बाहर जाने लगा। उसने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन दूध जरूर पी लीजिएगा, इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। फिर से दूध पीने का जिक्र करके वह कमरे से बाहर निकल गया। वो यही तो जानना चाहती थी कि दूध पिलाकर वह उसके साथ आखिर कौन सा घिनौना खेल खेल रहा था। उसके जाते ही रीता ने उस दूध वाले गिलास को लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया और कमरे की लाइट बंद करके सो गई। वो सोई नहीं थी और अपने कमरे का दरवाजा भी बंद नहीं किया था। उसे उस वक्त का इंतजार था कि आर्यन उसके कमरे में आखिर कब आता है। 1 घंटा गुजर गया, आर्यन उसके कमरे में नहीं आया और उसे बेचैनी होने लगी। उसे लगा कि शायद आर्यन को शक हो गया है कि वो सोई नहीं है। उसके साथ इतना कुछ हो जाने के बाद अब वो सहन नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो तुरंत ही चुपके से उठकर आर्यन के कमरे के पास गई ताकि वो देख सके कि इस वक्त वह जाग रहा है या फिर क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसने उसके कमरे में झांक कर देखा, उसके तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। आर्यन अपने कमरे में बैठकर सिगरेट पी रहा था और वह बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। वह बार बार कभी उठकर टहलने लगता तो कभी बैठ जाता और लगातार सिगरेट पिए चला जा रहा था। उसकी ऐसी हरकत देखकर तो वो समझ गई कि आर्यन अब किस रास्ते पर चल पड़ा है। वो वापस अपने कमरे में आई। अब उसका शक यकीन में बदलने लगा था, लेकिन अब वो दोबारा अपने साथ ऐसी कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहती थी जिससे उसके साथ कुछ भी गलत हो। अब उसने सोच लिया था कि सुबह वो उठकर आर्यन से कह देगी कि तुम अपने रहने का ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। यह सब सोचने के बाद उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और गहरी नींद में सो गई। पर सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके कमरे का दरवाजा बहुत तेज तेज बजाया जा रहा था। वो घबरा कर उठी और अपने कमरे का दरवाजा खोला। सामने आर्यन को देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने गुस्से में कहा कि आपने दरवाजा अंदर से बंद क्यों कर लिया था? उसका रौब जमा कर उससे यह पूछना उसे तबाह करके रख दिया था। वह होता कौन है उससे इस लहजे में बात करने वाला? उसे तकलीफ आखिर किस बात की थी कि उसका रास्ता रीता ने बंद कर दिया? जो गुनाह वह उसके साथ करने वाला था, शायद उसकी तलब ना पूरी होने पर वह यूं उखड़कर उससे बात कर रहा था। उसने कहा, तुम होते कौन हो मुझे यह पूछने वाले? रीता की बुलंद आवाज पर वह कुछ हैरान हुआ और फिर बोला, वो रात में आपकी तबीयत खराब थी, इसीलिए मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहा था, पर जब आप
आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं परेशान होकर दरवाज़ा पीटने लगा कि कहीं आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब ना हो गई हो। उसे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर उस पर गुस्सा आने लगा। रीता ने गुस्से में कहा कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहते हुए वो अपने कमरे से निकली। एक तरफ तो उसका खुद का घर तबाह होने वाला था और दूसरी तरफ जब वो आर्यन को यहाँ से जाने को कहेगी तो वो अपने भाई को क्या जवाब देगी। अभी तक उसे कोई भी सबूत आर्यन के खिलाफ नहीं मिला था। यही सोचते हुए उसने सोचा कि आज तो वो कुछ भी करके मौका पाकर आर्यन के कमरे में जाकर उसके खिलाफ कोई सबूत ढूंढेगी। दोपहर को जब वो घर वापस लौटी तो आर्यन अभी कॉलेज से नहीं आया था, इसीलिए वो तुरंत ही उसके कमरे में पहुंची और वह नींद की गोलियां जो वह उसे रोजाना दूध में मिलाकर देता था उनको ढूंढने लगी। उसने पूरा कमरा खंगालना शुरू किया तो उसके हाथ नींद की गोलियां तो नहीं लगी, लेकिन एक ऐसी चीज लगी जिससे उसके होश उड़ चुके थे। उसके हाथ में एक ऐसी मैगजीन लगी जिसे किशोरा अवस्था की दहलीज पर पहुंचने वाले ज़्यादातर बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह उस तरह की चीज़ों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और उनके मन में उन चीज़ों को लेकर हजारों सवाल आने लगते हैं। उस मैगजीन में ऐसी तस्वीरें थीं जिन्हें देखकर उसे खुद भी शर्म आने लगी थी और उनमें जो कुछ लिखा था उसे पढ़कर तो कोई भी अपने दिमाग का संतुलन खो बैठता और फिर वह सब कर बैठता जिसमें वह किसी भी तरह की कोई भी हद पार कर सकता था। अब वो अच्छे से समझ चुकी थी कि आर्यन ने ही उसके साथ यह सब किया है और वह इस रास्ते पर चल पड़ा है, इसीलिए वह इन सब चीज़ों का सहारा ले रहा है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके भाई का बेटा ऐसा निकलेगा। अगले दिन सुबह ही वो अपनी एक सहेली के घर पहुंच गई। उसके पड़ोस में ही हम उम्र एक सहेली रहती थी। वो उससे अपने मन की सारी बातें शेयर करती थी, पर यह बात वो उसे कैसे बता सकती थी। पर उसकी मजबूरी थी, उसे किसी न किसी को तो अपने एबॉर्शन के लिए साथ ले जाना ही था, क्योंकि उसके पति राहुल अगले महीने आने वाले थे और अगर उसकी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन की हो जाती तो उसका एबॉर्शन भी नहीं हो सकता था, इसीलिए उसे जल्द से जल्द एबॉर्शन करवाना था। उसने अपनी सहेली को अपनी प्रेगनेंसी की बात नहीं बताई, सोचा अस्पताल जाकर बताऊंगी। उसने उसे कहा कि मेरी कल डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसने कहा ठीक है। उस दिन वो पूरा दिन अपनी सहेली के घर पर ही रुक गई, वहीं पर खाना खाया और आराम भी किया। उसने अपनी सहेली से झूठ बोला कि आर्यन घर पर नहीं है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा। यह सब जानने के बाद उसने खुद ही उसे अपने घर पर रोक लिया था। अगले दिन वो दोनों डॉक्टर के पास जाने वाले थे, पर जब वो उधर से अपने घर आई तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर तो उसकी जान ही हलक में आ गई थी। उसने देखा कि घर पर उसके पति राहुल आए हुए थे। उन्होंने उसे देखते ही अपने गले से लगा लिया और कहने लगे, अब बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, कहाँ पर थी तुम? उनसे लिपट कर वो रोने लगी और सोचने लगी कि अब क्या होगा, उसका एबॉर्शन कैसे होगा। राहुल ने उससे कहा कि तुम रो क्यों रही हो, अब तो मैं आ गया हूँ। मैं आने वाला था अगले महीने, पर मैं अभी ही आ गया क्योंकि मेरी छुट्टी लग गई थी। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। उस वक्त उसने अपने अंदर छुपे हुए दर्द को किसी तरह संभाला और ना चाहते हुए भी राहुल के साथ मुस्कुराई। उसने किसी तरह रात का खाना बनाया। खाना खाने के बाद आर्यन अपने कमरे में सोने चला गया। राहुल बहुत थके हुए थे। उन्होंने थोड़ी बहुत उससे बातें की और फिर सो गए, पर उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वो सोच विचार में थी कि कल वो एबॉर्शन के लिए कैसे जाएगी। कल क्या, अब तो वो किसी भी दिन नहीं जा पाएगी। अब ये वो कैसे कर पाएगी, क्योंकि अब तो राहुल आ गए हैं। अगर उन्हें उसकी सच्चाई पता चल गई तो उसका तो घर टूट कर बिखर जाएगा। यही सब सोचते विचारते कब सुबह हो गई पता नहीं चला। उसने देखा राहुल सोए हुए थे। वो कमरे से बाहर आकर सोफे पर जाकर बैठ गई। उसने देखा आर्यन अपने लिए चाय बना रहा था। वह हॉल में आया और मुस्कुराकर बोला, कैसा लगा आपको राहुल फूफा जी का सरप्राइज? उसने उसे गुस्से और नफरत से देखते हुए कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता?
अब तुम अपना यह ड्रामा करना मेरे सामने बंद करो। उस वक्त उसके मुंह में जो आ रहा था वो वह बोलते जा रही थी और वह उसे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था, पर कहने लगा कि आखिर आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही हैं। मैंने ऐसा भी क्या किया है? इससे पहले कि वो आर्यन से कुछ कहती कि तभी राहुल ने उसे आवाज़ देकर कमरे में बुलाया और वो जैसे ही कमरे में पहुंची उसकी तो हालत ही खराब हो गई थी। राहुल के हाथ में उसने अपनी रिपोर्ट को देखा जिसे वह पढ़ रहे थे। अब तो उसे काटो तो खून ही नहीं। राहुल ने उसकी तरफ देखा और बोला, रीता यह सब क्या है? उसे तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं सूझ रहे थे। वो घबरा गई और सोचने लगी अब तो उसका घर बर्बाद हो जाएगा। यह सब जानने के बाद राहुल उसे छोड़ देंगे। यही सब सोचते हुए कब वो बेहोश होकर गिर गई उसे पता ही नहीं चला और जब होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। वो बेड पर लेटी हुई थी और राहुल उसे बड़े गौर से देख रहे थे। राहुल को देखते ही वो उनके आगे रोते हुए हाथ जोड़कर कहने लगी कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। आर्यन ने ही दूध में मुझे नींद की गोलियां दी थीं। आप मुझे छोड़िएगा नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके बिना नहीं रह सकती। उसकी बात सुनकर राहुल उसके पास आए और उसे गले से लगा लिया और कहने लगे कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए हैं। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। दरअसल तुम्हारी रिपोर्ट किसी और की रिपोर्ट के साथ बदल गई थी और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आर्यन तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता है? राहुल की बात सुनकर तो सबसे पहले उसे बहुत तसल्ली मिली। फिर उसने कहा कि दरअसल आर्यन मुझे रोजाना दूध बनाकर देता था जिसे पीने के बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी और फिर अचानक ही एक दिन मुझे यह बात पता चली तो मेरा शक सीधा आर्यन के ऊपर गया और फिर मैंने जब आर्यन पर नज़र रखी तो एक दिन मैंने उसे सिगरेट पीते हुए देखा और तो और मैंने उसके कमरे में एक ऐसी मैगजीन देखी जिससे मेरा शक यकीन में बदल गया। आर्यन गलत रास्ते पर चल पड़ा है। उसकी बात सुनकर राहुल हंसने लगे। बोले, तुम तो बिल्कुल पागल ही हो रीता। शक की भी इंतहा होती है। अगर तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात आई भी थी तो तुम्हें अपना टेस्ट दोबारा करवाना चाहिए था, ना कि इस तरह की बातें सोचनी चाहिए थी। इतने में ही आर्यन वहां आ जाता है और वह राहुल से पूछता है कि अब बुआ जी कैसी हैं? आखिर बुआ जी को हुआ क्या था? तो राहुल उसे कहते हैं कि दरअसल तुम्हारी बुआ बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। उनका बीपी हद से ज़्यादा बढ़ गया था। बस इसी वजह से यह बेहोश हो गई। राहुल ने कहा, लेकिन बुआ जी को किस बात की टेंशन थी? यह सुनकर तो वो डर गई कि कहीं राहुल आर्यन को सारी बात सच सच ना बता दें। तभी राहुल ने कहा कि वह दरअसल रीता ने तुम्हारी कुछ ऐसी चीज़ें देख लीं जिससे उन्हें डर लगने लगा कि उनका भतीजा न जाने किस रास्ते पर चल पड़ा है। इस पर आर्यन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। राहुल ने आर्यन को थोड़ा कड़क शब्दों में कहा कि तुम सिगरेट पीने लगे हो। इस पर वो सकपकाया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए फूफा जी, मैं गलत संगत में पड़ गया था। नया नया कॉलेज है और नए नए दोस्त बने तो बस उनकी बातों में आ गए, लेकिन मैं खुद अपनी इस आदत से बहुत परेशान हूँ और इसे छोड़ने का दिन रात प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद राहुल आर्यन को लेकर अस्पताल से कहीं बाहर चले गए। उसे समझ नहीं आया कि वह आखिर आर्यन को लेकर कहाँ गए थे। कुछ देर के बाद दोनों ही हंसते खिलखिलाते हुए वापस आए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। उसके बाद रीता वापस घर लौट आई। उसने राहुल से पूछा कि आप आर्यन को लेकर कहाँ गए थे? तब राहुल ने कहा कि वह जो मैगजीन तुमने आर्यन के कमरे में देखी थी वह उसकी नहीं थी। दरअसल उसके कॉलेज में जब चेकिंग होने लगी तो उसके एक दोस्त ने अपनी वह मैगजीन आर्यन के बैग में छुपा दी ताकि वह पकड़ा ना जाए और आर्यन गलती से वह मैगजीन अपने साथ घर ले आया। जब उसने उस मैगजीन को देखा तो वह डर गया कि कहीं अगर तुमने इसे देख लिया तो ना जाने आर्यन के बारे में क्या सोचने लगो। इसी वजह से उसने उस मैगजीन को अपने कमरे में छुपा दिया। क्योंकि वह मैगजीन उसके जिस दोस्त की थी वह एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर गया था, इसीलिए उसने सोचा कि जब एक हफ्ते के बाद उसका दोस्त वापस आएगा तो वह उसकी इस मैगजीन को उसे वापस कर देगा। राहुल ने कहा कि मुझे लगता है तुम्हें शक की बीमारी हो गई है। तुम्हारे दिमाग में जब इतने सवाल थे तो तुम्हें
तुम्हें सीधा आर्यन से पूछ लेना चाहिए था। वैसे तो तुम कहती हो कि तुम उसकी बुआ कम और दोस्त के जैसी हो, लेकिन दोस्त ऐसे तो नहीं होते कि मन में किसी भी बात को लेकर बैठ जाएं और एक बात की चार बातें सोच लें। उसे राहुल की बात सुनकर खुद पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने अपने भतीजे को लेकर ना जाने क्या क्या सोच लिया। राहुल ने कहा, सोचो अगर आर्यन को पता चल जाता कि उसकी बुआ उसके बारे में क्या सोच रही है तो उस बेचारे बच्चे पर क्या बीतती। उसने राहुल से कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी, लेकिन अब मैं कभी भी किसी पर शक नहीं करूंगी, बल्कि अगर कभी मेरे मन में कोई भी सवाल होगा तो मैं उससे सीधा ही पूछ लूंगी। इस पर राहुल ने उसे गले से लगाया और कहा कि मुझे तुम पर नाज है जो तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया और उसे सुधारने की बात की। इसके बाद राहुल ने कहा कि अब उनके पास इतना पैसा है कि हम दोनों IVF का सहारा ले सकते हैं और फिर उन्होंने ऐसा ही किया और 2 साल के बाद रीता के जुड़वा बच्चे हुए। दोस्तों, आधी जानकारी कई बार हानिकारक साबित होती है और शक कई बार कई रिश्तों को बेवजह बर्बाद कर देता है। शक के आधार पर कभी फैसला ना लें, पहले बात की तह तक जाएं, फिर क्या सही है क्या गलत का फैसला लें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।